हेलो बच्चों, मैं सारांश गुप्ता आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में। तो भाई इस वीडियो में हम पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पूरा जो चैप्टर है ना, वो फटाफट से सारे की पॉइंट्स, माइन्यूट माइन्यूट की पॉइंट्स भी सारे के सारे जो है ना, इस रिवीजन में हम कवर कर लेंगे। न्यूटन के लॉज हो गए, कैसे एनालिसिस करना है, स्प्रिंग फोर्स, कंस्ट्रेंट मोशन, वेज कंस्ट्रेंट और वेइंग मशीन, स्प्रिंग बैलेंस, सब कुछ इसमें रिवाइज करने वाले हैं। रिवीजन वीडियोस का फायदा पता है क्या होता है? हमारे पास जब कम टाइम हो ना यार, ये वीडियो लगभग 35-40 मिनट का बनेगा। आप अगर इसको 2x पे देखेंगे ना तो 20 मिनट में लगभग आप इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। सोच के देखो यार, 20 मिनट में पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिवाइज हो रहा है। तो ये ब्यूटी है इन रिवीजन वीडियोस की। बच्चों, तो रिवीजन वीडियोस आपको कभी भी मन हो ना, यार एनएलएम यार मैं थोड़ा सा वीक चल रहा है या यार मैं भूल रहा हूं, तो तुरंत रिवीजन वीडियो उठाया और फटाफट से 2x या 1.5x या 1x पे जो भी आप स्पीड में कंफर्टेबल हो उसमें रिवाइज कर लिया। ये ब्यूटी है रिवीजन वीडियोस की, ठीक है। और ये ऐसा चैप्टर यार, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन इसका यूज हर में होता है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट किसी के वीक हो इसमें तो वो पूरे लेक्चर भी दे सकते हैं ई सरल ऐप पे जाके, या ये रिवीजन वीडियो भी देख सकते हैं अगर क्विकली रिवाइज करना हो तो, ठीक है। साथ ही साथ इस रिवीजन सीरीज के साथ में, इस एनएलएम के रिवीजन के साथ में हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे। यार बहुत मेहनत करके टीम ने बनाए, हमने 3 पेजेस में इसके सारे फॉर्मूले लाने की कोशिश करी है। देखो सारी टेक्निक, सारे फॉर्मूले, सारी जो चीजें ना, देखो इसमें हमने लाने की कोशिश करी है। तो इन माइंड मैप्स को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखना सबसे पहले, अभी सीधे डिस्क्रिप्शन में मत जाना। इनको आप प्रिंट करा लें और एक फाइल में लगा के रख लें, और जब भी आपको रिवाइज करने का मन हो ना तो यार 5 से 10 मिनट से अंदर अंदर में ये माइंड मैप्स आप रिवाइज कर सकते हो बच्चों। ये इसका एडवांटेज है। तो कभी भी लग रहा है कोई फॉर्मूला भूल रहा हूं मैं, तुरंत माइंड मैप उठाया, पेज पलटे उसके, रिवाइज हो गया। एग्जाम में ना से क्लिक कर जाते हैं ये। आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, या आप 11-12 बोर्ड्स भी पढ़ रहे हो यार, तो एकदम से क्या फॉर्मूला क्लिक कर जाते हैं, हाँ यार मैंने वहां पर उस माइंड मैप में उस जगह पढ़ा था ये फॉर्मूला। इनकी ये यूटिलिटी है, ठीक है। तो आप इसको प्रिंट करा लें डेफिनेटली, ठीक है, और अपने पास रख लें। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं एनएलएम की रिवीजन सीरीज। तो यार फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताता हूं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं, फटाफट 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 करते जाएंगे, और जो टिपिकल पार्ट्स है ना उसमें टाइम स्पेंड ज्यादा करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेस्ट वाली चीज रेस्ट पे रहेगी, मोशन वाली चीज मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। इस पे छोटा सा कई बार नीट में क्वेश्चन आया था, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज में रेजिस्टेंस लाना इनर्शिया कहलाता है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। चलिए भाई, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम देख लें फटाफट से। एक बॉडी रखी हुई है भैया, नेट फोर्स 0 है इसके ऊपर, इसका एक्सीलरेशन भी 0 है। अब ये ए महाराज इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? वो फ्रेम जिसमें नेट फोर्स 0 लगने के बाद एक्सीलरेशन 0 दिखे, वो इनर्शियल फ्रेम होता है। तो यार ए को देखो, एक्सीलरेशन 0 दिख रहा है, नेट फोर्स तो सारे फ्रेम में सेम ही रहेगी। नेट फोर्स तो यार सारे फ्रेम में, फोर्स एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, तो वो तो सारे फ्रेम से सेम ही दिखेगी, लेकिन एक्सीलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो F0 A0 तो वो इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो यार ये तो रेस्ट पर है तो इसको A0 दिख रहा है, इनर्शियल फ्रेम हो गया। बी का फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसको भी एक्सीलरेशन 0 दिख रहा है, तो ये भी इनर्शियल फ्रेम हो गया। सी का फ्रेम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, इसका एक्सीलरेशन है, इसको ये ब्लॉक पीछे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाते हुए दिखेगा खुद के फ्रेम में, तो ये क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सिंपल चीज है, रेस्ट वाला या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला इनर्शियल फ्रेम हो गया, और एक्सीलरेशन वाला नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्विकली रिवाइज्ड। चलिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम देखें तो ये भी पता है हमको, इन इनर्शियल फ्रेम सिग्मा एफ सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेट फोर्स, ठीक है। तो भाई वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑन द ऑब्जेक्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, सिर्फ वो फोर्सेज इसमें हम लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो लगा रहा है वो फोर्सेज नहीं लेते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रही है सिर्फ वो फोर्सेज लेते हैं, ठीक है। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। न एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, याद है। चलिए रिवाइज्ड, आगे बढ़े। अगर हम देखें भाई किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्सेज लग रही है, अभी सेकंड लॉ का एप्लीकेशन जो है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे भी कर सकते हैं।
भाई जैसे θ1 θ2 एंगल बना रहे हैं डिफरेंट एक्सिस के साथ में, ये है ना, AY और AX हमने ले लिया, Y में AY ले लिया, X में AX ले लिया, तो भाई F नेट इक्वल टू M है। अगर हम X एक्सिस के लिए लगाएं तो सिग्मा FX इक्वल टू MAX। ये बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए फटाफट से रिकॉल करा रहा हूं कि आप किसी भी एक्सिस में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हो, वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर में, ठीक है ना। तो भैया सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट ले लेंगे बस, इक्वल टू MAX, F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2। साइन कन्वेंशन हमको पता है, नेगेटिव पॉजिटिव हमको पता है, वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं, वो हमको पता है, ठीक है, MAX। सिमिलरली Y में देखें तो Y में क्या लग जाएगा यार, सिग्मा FY इक्वल टू MAY, तो ये Y की सारी फोर्सेज इक्वल टू M इंटू AY। नटशेल में एक्सिस के लॉन्ग भी आप न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं। दौड़ते हैं फटाफट से आगे, रिवाइज कर रहे हैं यार अपन। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो M इंटू V वेक्टर क्वांटिटी है, P इज इक्वल टू MV, ठीक है। ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। चलो भगाओ गाड़ी। फॉर अ पार्टिकल, फास्ट रिवीजन ऐसे होता है, एक पार्टिकल के लिए देखें P इज इक्वल टू MV, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट कर दिया, dP बाई dt इक्वल टू dmv बाई dt, dm dv बाई dt हो गया, ma हो गया, तो ये नेट फोर्स हो गया। मतलब F नेट इक्वल टू dP बाई dt। नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो लीनियर मोमेंटम है उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो नेट फोर्स के बराबर होता है। ओके, चलिए वेरी गुड। अब अगर अपन न्यूटन का थर्ड लॉ देखें तो भैया न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। बचपन से रटते आ रहे हैं। इसमें मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा बच्चों, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, जिसमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट ए अप्लाइज फोर्स F1 ऑन ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट बी अप्लाइज F2 ऑन ऑब्जेक्ट ए, देन F1 इक्वल टू माइनस F2, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इधर लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर इधर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ना, ये ध्यान रखना। पहला की पॉइंट जो है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड नॉट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन जो है अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं, सेम बॉडी पे नहीं लगती हैं। दूसरी चीज, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप की होती है। मतलब नॉर्मल अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी नॉर्मल होगी, ग्रेविटेशन एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशन होगी, तो टेंशन का रिएक्शन भी टेंशन ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मल का रिएक्शन ग्रेविटेशन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे यहां गलती कर देते हैं। जैसे देखो, ये इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, इस ब्लॉक के ऊपर अपन देखें रेस्ट पे पड़ा हुआ है, 20 न्यूटन की नीचे mg लग रही है, इसके ऊपर में 20 न्यूटन की ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है, तो नॉर्मल mg। सर एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, 20 और 20, मजा आ गया सर। एक्शन और ये रिएक्शन, पिटाई होने वाली है। देखो, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। पहले तो यार ये नॉर्मल फोर्स है, ये mg फोर्स है भैया, ये सेम बॉडी पे लग रही है, ब्लॉक पे लग रही है, नॉर्मल भी ब्लॉक पे और mg भी ब्लॉक पे, तो ये तो एक्शन रिएक्शन हो नहीं सकती। दूसरी बात, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर सेम टाइप। यार ये नॉर्मल ही mg है भैया, अलग अलग फोर्सेस हो गई, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल होता है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है, ठीक है, समझ गए। सर ये नॉर्मल है, दैट इज फोर्स ऑन ब्लॉक बाई टेबल, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन टेबल बाई ब्लॉक। इस टेबल के ऊपर भी तो है 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा ये ब्लॉक, ये दोनों, ये भी नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, समझ गए। mg का रिएक्शन क्या है, टेबल ये ब्लॉक को धरती खींच रही 20 से नीचे, तो ये ब्लॉक भी तो धरती को ऊपर खींच रहा है 20 से, तो ये धरती अगर नीचे मान लो यहाँ पर, ये अर्थ पे जो चीज रखी हुई है, ये अर्थ पे जो चीज रखी हुई है, इस पे ये 20 न्यूटन से भी तो खींच रहा है। अरे उधर धरती ऊपर क्यों नहीं आ रही, अब धरती ऊपर आएगी कि 20 न्यूटन से, मजाक कर रहे हो क्या। समझ गए, समझ गए सर, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने रिवीजन में पॉइंट ले लिए। चलो टाइप्स ऑफ फोर्सेस फटाफट से देख लेते हैं भैया। 4 टाइप की फोर्सेस होती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स होती है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है नीट में कई बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स होती है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगती है, परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस लगती है, ठीक है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सिस्टम, हमेशा सिस्टम की तरफ लगती है। अगर यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो इन दोनों के जो सरफेस का जो परपेंडिकुलर है उस पे लगेगी और टुवर्ड्स द सिस्टम लगेगी, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 ब्लॉक्स रखे हुए एक दूसरे के ऊपर, ए बी,
पहले कॉमन नॉर्मल बना लो, जो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बना लो। ये भैया इस पे नॉर्मल, ये भैया नीचे बी पे नॉर्मल। सर अगर ऐसा है तो ये टेढ़ा कॉमन परपेंडिकुलर ये हो गई, इधर नॉर्मल इस पे और वेज पे नीचे नॉर्मल। टेढ़े केसेस कौन से होते हैं वो देखो, जैसे गोला रखा हुआ है इसके ऊपर में, सर यहां पर तो एक पॉइंट कांटेक्ट में है इससे, तो भैया नॉर्मल अपने को पता है कर्व्ड सरफेस पे जो सेंटर से जो पास हो रही है लाइन वो नॉर्मल होती है, तो इस पे इधर नॉर्मल हो गई। समझ गए? तो ऐसे गोला रखा हो तो सेंटर से लाइन पास कर देना उस पॉइंट से, तो वो कॉमन नॉर्मल हो जाती है। सर ऐसे केसेस में क्या करें आप, ये पेचीदा केसेस होते हैं ये। इसमें सर देखो ये जो पॉइंट कांटेक्ट में है ये महाराष्ट्र तो जो है, या ये यहाँ तो पॉइंट कांटेक्ट है, यहाँ क्या करें, तो इसमें जो दूसरा सरफेस है ना इस पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर बना दो। जैसे यहां देखें अगर अपन, तो देखो इस सरफेस के जो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो जाती है, तो इसके परपेंडिकुलर एक के परपेंडिकुलर देख लो, यहां पर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगी। समझ गए? रिवाइज हो गया, बेसिक रिवाइज। चलो बहुत बढ़िया बात। अब जरा देखते हैं टेंशन फोर्स। या टेंशन बोल रहे मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, मेरे को भी तो रिवाइज करो। चलो भाई टेंशन को भी रिवाइज करेंगे फटाफट। टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की होती है, बहुत बढ़िया। दूसरा, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। रस्सी के एक पार्ट ने दूसरे पार्ट पे कितनी लगाई, या रस्सी ने एक ऑब्जेक्ट पे कितनी लगाई, वो टेंशन होती है। इट इज अलोंग द स्ट्रिंग, ये अच्छी बात है, एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम। स्ट्रिंग के अलोंग लगती है और अवे फ्रॉम द सिस्टम लगती है। उदाहरण देखें, ये भैया दोनों लोग रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, तो ए 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, ठीक है, तो एक हिस्सा ले लिया बी सी वाला और एक हिस्सा ले लिया ये ए सी वाला, तो टेंशन क्या होगी, टेंशन फोर्स होगी, टेंशन एट सी इज अ फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बी सी ने रिमेनिंग पार्ट ए सी पे कितना लगाया, तो ए सी को इधर की तरफ खींच रही है वो, इधर की तरफ खींच रही है वो, ठीक है ना। अवे फ्रॉम द सिस्टम लग रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम, हमेशा ध्यान रखना, अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। बहुत बढ़िया बात सर, समझ में आ गई बात। टेंशन इन अ मासलेस स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रिंग इफ नो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। अगर कोई मासलेस स्ट्रिंग है, कोई मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन उसमें कांस्टेंट रहेगी। इसमें देखो कोई मास नहीं है स्ट्रिंग में, तो टेंशन हर जगह सेम रहेगी, ए पर, बी पर और सी पर, तीनों जगह सेम रहेगी टेंशन मासलेस स्ट्रिंग में, ठीक है। लेकिन अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगती है, यार बीच में इसने टांग अड़ा दी है, टांग क्या अड़ा दी मतलब बीच में से रस्सी खींचने लग गया ये आदमी, तो यार देखो, तो ए पर जो है टेंशन अलग हो जाएगी, सी पर अलग हो जाएगी, तो बी और सी पे सेम है क्योंकि इसके बीच में किसी ने भांजी नहीं मारी यहां पर, तो बी और सी पे सेम है, लेकिन ए पर अलग हो गई क्योंकि यहां पर ये महाराज आके टेंजेंशियल फोर्स लगा दी इन्होंने। तो टेंजेंशियल फोर्स लग जाए अगर, तो वो टेंशन को बदल देती है, ठीक है। हो गए टेंशन के की पॉइंट्स रिवाइज्ड, है ना। देखो समझ गए। अब जरा अगर अपन देखें आइडियल पुली क्या होती है ना। अब आइडियल पुली देख लेते हैं, ये कई बार टर्म यूज आता है, आइडियल पुली क्या होती है। मासलेस और फ्रिक्शनलेस, जो पुली मासलेस हो और फ्रिक्शनलेस हो, इधर फ्रिक्शन नहीं हो, वो आइडियल पुली होती है। समझ गए सर, समझ गए, मजा आ गया, ऑसम चल रहा है, चलने दो। आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस एकदम जीरो मास वाली, और इनएक्सटेंसिबल मतलब जो एक्सटेंड नहीं हो, जो मतलब ऐसे एक्सटेंड नहीं हो रही, स्प्रिंग की तरह खिंच नहीं रही है, जो कि मतलब लंबी नहीं हो रही है, जो कि है ना, इनएक्सटेंसिबल, उसे हम आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं। और आइडियल पुली किसे कहते हैं, मासलेस और फ्रिक्शनलेस जो होती है, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो यार इसमें टेंशन सेम रहती है, देखो टी और टी जो है ना ऐसे ये सेम रहेगी क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, ये आइडियल पुली है बेसिकली, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन इधर और इधर सेम होती है। अगर पुली आइडियल हुई तो टेंशन इस बाजू और इस बाजू सेम रहेगी। समझ गए, समझ गए सर अच्छे से, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब जरा ट्रांसलेशन मोशन देख लेते हैं यार अपन। स्ट्रिंग आइडियल, पुली आइडियल समझ ली, रिवाइज्ड। अब ट्रांसलेशन मोशन देखें। इन ट्रांसलेशन मोशन ऑफ बॉडी वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एवरी अदर पॉइंट ऑफ द बॉडी। अरे आसान भाषा में बताओ ना सर, आसान भाषा में ट्रांसलेशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी, ध्यान रखना वेलोसिटी बोल रहा हूं, स्पीड नहीं बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है। हर पॉइंट की वेलोसिटीज में देखो सेम है, कोई से भी पॉइंट ले लो सबकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन में हम पूरी बॉडी को एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन मोशन में पूरी बॉडी को हम
एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ऑसम। तो चलो बेसिक सारी चीज रिवाइज हो गई। अब जो है, जो मेन चीज है, कंस्ट्रेंट मोशन, वेज कंस्ट्रेंट, ये वो एनालिसिस कैसे करते हैं पूरे मोशन का, कैसे इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, वो सब रिवाइज करते हैं। ठीक है यार, ई सरल में ना ऐसे ही करते हैं अपन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके फिर एक एक लेवल पे कवर करते जाते हैं। चलो अब जो है ट्रांसलेशन मोशन का एनालिसिस करते हैं। अब मेन पार्ट पे आ गया एनएलएम के, ट्रांसलेशन मोशन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व करने में गलतियां हो रही हो, मतलब आप स्टेप्स ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो स्टेप्स फॉलो करना, आपको एक तरीका मिल जाएगा क्वेश्चन को सही सॉल्व करने का। जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में कुछ चीज भूल जाते हैं, स्टेप्स फॉलो करोगे नहीं भूलोगे, गारंटीड नहीं भूलोगे। रिसर्च करिए बहुत बच्चों पर, नहीं भूलते हैं बच्चे। ठीक है ना। पहला स्टेप, एक सिस्टम डिफाइन करो, जिस पर एनालिसिस करना है वो सिस्टम डिफाइन करो। सिस्टम में कंटेन वन और मोर देन वन बॉडीज, एक या एक से ज्यादा बॉडी सिस्टम में हो सकती है। सिस्टम शुड फॉलो द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, जो सिस्टम आप चूज करो ट्रांसलेशन मोशन की कंडीशन फॉलो करना चाहिए। मतलब पूरे हर चीज, हर पॉइंट, सिस्टम का जो हर पॉइंट है उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी स्टेप, इन्वायरमेंट डिफाइन करो। पहली होगा सिस्टम डिफाइन कर दिया, दूसरी स्टेप इन्वायरमेंट डिफाइन करो, सराउंडिंग डिफाइन करो, जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो इन्वायरमेंट डिफाइन करो। दो टाइप के इन्वायरमेंट हो सकते हैं। पहला, विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम, जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाते हैं, जैसे नॉर्मल, टेंशन, ये सब कॉन्टैक्ट वाले हो गए। दूसरे हो गए विच आर प्रोड्यूसिंग फील्ड इन विच सिस्टम इज प्लेस्ड, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वो हो गए जो कि बिना टच करे, मतलब फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके कारण से फोर्स लगा रही है। तो दोनों टाइप के एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई कर लो, पहला सिस्टम, दूसरा एनवायरनमेंट। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाओ सिस्टम का। सिस्टम का एफबीडी बहुत सही बनाना है। टेक ओनली फोर्सेस ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम पे फोर्सेस लग रही है ना, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर जो फोर्सेस लग रही है सिर्फ उनको लेना है, सिस्टम जो लगा रहा है उनको नहीं लेना है। ठीक है। तो भाई तीसरी स्टेप होगी। चौथा हो गया, अप्रोप्रिएट एक्सिस सेलेक्ट करो और न्यूटन का सेकंड लॉ चेप दो। तो पहली स्टेप सिस्टम, दूसरी स्टेप एनवायरनमेंट, तीसरी स्टेप एफबीडी बना लो, जिसमें सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं ऑन द सिस्टम वो ले लो। चौथा स्टेप, एक्सिस आइडेंटिफाई करो जिसमें कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। ठीक है। सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, वेयर सिग्मा एफ इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, बार बार बोल रहा हूं देखो, ऑन द सिस्टम अलोंग द चूजन एक्सिस। ठीक है। तो भाई देखो, एक की पॉइंट क्या, सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, जो काफी बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं इसको की पॉइंट में ले लेता हूं। एम ए फोर्स नहीं है तो एफबीडी में एम ए नहीं आएगा। इनर्शियल फ्रेम का एफबीडी जब हम बनाएंगे उसमें एम ए नहीं आएगा, एम ए फोर्स नहीं है क्योंकि, है ना, ये ध्यान रखना, एम ए मत लेना एफबीडी में, इनर्शियल फ्रेम के एफबीडी में। राइट। तो भाई देखो, जैसे ये 2 kg को देखें सिस्टम, एक फटाफट से छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 2 kg हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है। अब सेकंड स्टेप एनवायरनमेंट देखते हैं। एनवायरनमेंट में क्या, एक तो रस्सी है और एक mg है। तीसरी स्टेप एफबीडी बना दी, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है इसके ऊपर में और 2g नीचे लग रही है। चौथी स्टेप, इसके अलोंग इसका एफ नेट इक्वल टू एम ए लिख देंगे। ठीक है, डन। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है पता है सर हमको, इक्विलिब्रियम होता है जब नेट फोर्स 0 होती है, तो सिग्मा एफ इक्वल टू 0, तो सिग्मा एफ इक्वल टू 0 तो उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशन में हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, यहां हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं सिर्फ। ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ इक्वल टू 0 अलोंग ईच एक्सिस, हर एक्सिस के अलोंग जो है सिग्मा एफ 0 होती है अगर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है सर, इक्विलिब्रियम को एनालिसिस कैसे करते हैं? ठीक है, तो भैया वही 4 स्टेप है, ये ब्यूटी है इस चैप्टर की। ये 4 स्टेप आपने ढंग से लगानी सीखी ना, फोड़ दोगे एकदम। किसी को 4 स्टेप लगानी नहीं आती हो ना, तो वो ई सरल ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये वाला पर्टिकुलर वीडियो देख लेना कि कैसे एनालिसिस करा जाता है, बस ये वीडियो देख लेना, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। इक्विलिब्रियम का एनालिसिस कैसे करना है, 4 स्टेप विद सिग्मा एफ इक्वल टू 0 एंड 4th स्टेप। तो पहले सिस्टम, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा एफबीडी, चौथे स्टेप में सिग्मा एफ इक्वल टू 0 कर दो, इक्विलिब्रियम का एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है। तो भाई इक्वेशंस में चौथे में सिग्मा एफ इक्वल टू 0 कर दो। राइट नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई फटाफट से। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में m बताओ कितना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में m बताओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे भैया। तो सबसे पहला सिस्टम, 1 kg हमने सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया हमारा, ठीक है ना, या m दोनों अलग अलग। भाई पहले m पे 1 kg में एनालिसिस कर लेंगे, फिर m को सिस्टम ले लेंगे, पहले 1 पे तो करें।
तो 1 के ऊपर लग रही है टेंशन T, मान लो टेंशन T हो गई, और इसके ऊपर एक लग रही है नीचे 1G, ठीक है, ये मामला हो गया सेट यहाँ पर। अब जरा टेंशंस बाकी जगह लिख लें इसको एनालिसिस करने के लिए। तो यह टेंशन, तो यहाँ पर टेंशन T, पुली इक्विलिब्रियम में मास 0 है बेसिकली पुली का, तो भैया यहाँ पर टेंशन 2T, ये 2T इनिशियल पुली है, तो ये 2T 2T 4T, तो यार ये 4T, तो भैया ये मामला हो गया T 2T 4T। अब सेकंड स्टेप में, सेकंड एनालिसिस में M हमारा सिस्टम हो गया, इन्वायरमेंट में ये तीनों रस्सी और नीचे mg हो गई। थर्ड स्टेप में FVD बना दिया, इसका तो बना ही दिया, ठीक है, टेंशन इक्वल टू 1G, इक्वेशन भी लगा दी इस पे, चलो ठीक है। अब इस पे करा तो T 2T 4T और mg, तो ये 7T इक्वल टू mg हो गया। यहां से T इक्वल टू 1G डाल देंगे तो m की वैल्यू 7 kg आ जाएगी। समझ में आया सिस्टमेटिक तरीका, देखो ठीक है। ये रिवाइज करने से थोड़ा जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर, समझ गए, स्टेप्स लगाई, उत्तर आ गया, आया उत्तर, समझ आया उत्तर, बिल्कुल आया सर ठीक है। चलो अब यार ये स्टैंडर्ड सवाल होता है, ये पुली टंगी हुई है, M1 M2 है, M1 ज्यादा M2 से, तो भैया एक्सीलरेशन और टेंशन बतानी है। तो यार वैसे एनालिसिस करेंगे, अब यहाँ पर फटाफट से अपन एनालिसिस कर लेते हैं। टेंशन ए मान लिया, इसका FVD बना दिया पहले M1 का, T ऊपर M1G नीचे, इक्वेशन लिख दी M1G माइनस T इक्वल टू M1A, इसका FVD बना दिया M2 का, T ऊपर M2G नीचे, इसकी इक्वेशन लिख दी T माइनस M2G इक्वल टू M2A, डिपेंडिंग ऑन एक्सीलरेशन किधर लिए हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिवाइज करने भैया। तो A इक्वल टू M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये रिजल्ट जनरली ध्यान रखना, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, और टेंशन होती है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, टेंशन होती है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब थोड़ी इसमें ट्रिक की बात भी कर लें, एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड ईच पार्टिकल का जो रस्सी से कनेक्टेड है सेम है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो अभी थोड़ी सी ट्रिक है, एक फास्ट मेथड है ऑब्जेक्टिव में लगाने का, ठीक है, हम सब कवर करेंगे, चिंता मत करो आप। तो अगर हर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का सेम है ना, रस्सी से कनेक्टेड है, तो हम नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से सीधे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखो, जैसे हमने इसमें भी तो यूज करा था, ये अभी ये M1 था, ये M2 था, है ना, M1G नीचे M2G ऊपर, या यहाँ छोटी रस्सी बना लेते हैं, ठीक है, ये M2 ये मान लो आप, ठीक है, तो M1G नीचे M2G नीचे, तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी है, M1G इससे खींच रहे हैं, इससे M2G ये इधर खींच रहा है, रस्सी को सीधी करके देख लिया करो, इसमें क्या रस्सी को सीधी करके देख लेना चाहिए, M1 और ये M2, रस्सी को सीधी करके देख लो, इधर लग रही है M1G, इधर लग रही है M2G, तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी हो गई, M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, M1 प्लस M2, तो देखो ये एक्सेलरेशन हो गया इस दोनों ब्लॉक्स का, मैग्नीट्यूड हो गया। तो अपन सीधे नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से भी काम कर सकते हैं। इसमें देखो नेट पुलिंग फोर्स कितनी है, दोनों में लगाते हैं, देखो अपन इन दोनों केसेस में नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास लगाएंगे, तो नेट पुलिंग फोर्स इसमें कितनी है 2G, इसको तो कोई नहीं खींच रहा है, तो 2G, इस पे 0, तो 2G माइनस 0 अपॉन टोटल मास 2 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन इधर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका इधर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से भी आप निकाल सकते हो। यार देखो अपने पास में सही तरीका तो पूरा FVD बना के तो है ही सही, अगर रस्सी से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हो तो ये ट्रिक ऑब्जेक्टिव में फास्ट करने में काम आती है, इसलिए बता रहा हूं। यहां पर देखो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, इस पे लग रहा है 2G, इस पे इधर लग रहा है 2G sin 30, काम खत्म। तो 2G माइनस 2G sin 30 नेट पुलिंग फोर्स अपोजिट लग रही है, अपॉन टोटल मास 2 प्लस 2, सॉल्व कर लेंगे, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, इसका इधर इसका इधर, ठीक है, समझ गए। चलो अब मजेदार चीज, वेइंग मशीन की रीडिंग, क्या ब्यूटीफुल एनिमेशन बनाया है यार ये, मतलब देख लो जैसे जैसे पार्टिकल गिर रहे थे उसके ऊपर वेट बढ़ गया इस वेइंग मशीन का। ये सवाल आता है कि वेइंग मशीन अब नापती कैसे है वजन को, तो भैया वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है ना वो कैसे नापी जाती है, जैसे 50 kg बता रही है वेइंग मशीन है, तो वो बताई जाती है नॉर्मल से। जो नॉर्मल होता है ना, इनके बीच में जो नॉर्मल होता है वेइंग मशीन और इस आदमी के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है
भाई वेइंग मशीन के ऊपर नीचे लग रही है नॉर्मल, इस आदमी के ऊपर ऊपर लग रही है नॉर्मल, तो रीडिंग जो आती है नॉर्मल बाय जी। भाई 50 किलो का आदमी है, ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये है ना, ये रेस्ट पर है अभी, तो इसका नॉर्मल कितना लग रहा होगा, mg के बराबर लग रहा होगा, रेस्ट पर है क्योंकि ये, तो 550 जी है ना, 50 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन लग रहा होगा, है ना। अब रीडिंग हमें तो केजी में मिलती है, तो केजी में करने के लिए जी से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो n बाय जी, तो जो भी नॉर्मल फोर्स होता है डिवाइड बाय जी, वो रीडिंग हो जाती है वेइंग मशीन की। अब इसमें आपको घुमाते कैसे हैं, लिफ्ट में डाल देते हैं इन महाराज को, इसको लिफ्ट में भेज दिया भैया, अभी लिफ्ट में इनको भेज दिया, तो क्या हुआ, लिफ्ट में भेजने के बाद में लिफ्ट को ऊपर एक्सिलरेट करा दिया, नीचे एक्सिलरेट करा दिया, तो भैया नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लिफ्ट नीचे एक्सिलरेट कर रही है तो नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी, लिफ्ट ऊपर एक्सिलरेट कर रही है तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये तो क्वेश्चंस करे हुए हैं, फंडा समझ में आया, n बाय जी। नॉर्मल फोर्स से पता पड़ता है कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। एक थॉट क्वेश्चन के लिए देता हूं, आपको अगर वेइंग मशीन का वेट नापना हो कि यार वेइंग मशीन कितनी भारी है, कि वेइंग मशीन 2 किलो की 5 किलो की, ये नापना हो बिना दूसरी वेइंग मशीन यूज करे हुए, तो आप कैसे नापोगे, सोचना और मुझे आंसर करना कमेंट्स में, ये कैसे नापोगे वेइंग मशीन का वजन आप, ठीक है, दूसरी वेइंग मशीन यूज करे बिना। इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन स्प्रिंग फोर्स पे। तो भैया स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ, जब कोई फोर्स नहीं लग रही, ये इलोंगेशन, ये कंप्रेशन, तो स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो kx होता है। k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। साइन के साथ बात करें वेक्टर फॉर्म में, तो Fs इक्वल टू माइनस kx। माइनस साइन क्या बता रहा है भैया, कि अगर इलोंगेशन हुआ, नेचुरल लेंथ से खींच ली, तो भाई इसमें देखो इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर लगी अपोजिट, नेचुरल लेंथ पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स अपोजिट लगी, तो माइनस साइन वो बता रहा है कि नेचुरल लेंथ पोजीशन के इधर होगा तो फोर्स इधर लगेगी, इधर होगा तो फोर्स इधर लगेगी। हमें मैग्नीट्यूड याद रखना है, kx के बराबर होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। नाउ इंपॉर्टेंट की पॉइंट, क्या की पॉइंट है, अगर स्प्रिंग कनेक्टेड है स्ट्रिंग के साथ में, जैसे स्प्रिंग और स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो हम स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे और टेंशन निकाल लेंगे और उसको फिर kx के बराबर कर देंगे। तो भैया अगर स्प्रिंग जो है स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड हो, तो इसको स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, रस्सी से डाल दो यार, स्प्रिंग को रस्सी से डाल दो, ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों सेम साउंड हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो भैया स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, टेंशन निकाल लो और टेंशन को kx के बराबर कर दो, इलोंगेशन आ जाएगा। समझ गए, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। तो चलो स्प्रिंग को और एक्सप्लोर करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई स्प्रिंग में जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है ना, वो कैसे होती है, देखो यार स्प्रिंग बैलेंस ऐसे हो रहा है, वेइंग मशीन तो नॉर्मल है नाप रही है, स्प्रिंग बैलेंस कैसे नापेगी, रीडिंग होती है kx बाय जी। तो जो kx है ना, वो इस केस में कितना होगा यार, mg के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, डिवाइड बाय जी कर देंगे, तो देखो ये 5 kg इसकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है ना, समझ गए। तो kx बाय जी ये इसकी रीडिंग हो जाती। इसमें भी सेम फंडा, लिफ्ट में रख दिया तो यार वो kx कम ज्यादा हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन ऊपर है कि नीचे है, ठीक है, सिंपल। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और चीज आती है, इस पर डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं यार, k का नेचुरल लेंथ के साथ कैसा वेरिएशन होता है। जैसे मान लो नेचुरल लेंथ l है, स्प्रिंग का k है k, स्प्रिंग कांस्टेंट है k है k। अब k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अगर हमने इसके मान लो 2 टुकड़े कर दिए, इसको बीच में से काट दिया और इसकी नेचुरल लेंथ अब l/2 हो गई, आधी कर दिया हमने स्प्रिंग को, कंप्रेस नहीं किया, काट ही दिया, 2 टुकड़े हो गए इसके, अब है ना, इसको बीच में से काटे तो l/2 के 2 टुकड़े हो गए, तो भैया जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना वो 2k हो जाएगा, वो 2k हो जाएगा। कैसे निकालते हैं इसको, kl इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो देखो kl इज इक्वल टू 2k इंटू l/2। तो जब भी आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो ना नई कटी हुई स्प्रिंग का, तो आप kl इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाकर निकाल लो, आ जाएगा। सर अगर इसको 1/3 कर देते तो वो 3k हो जाता, इसको 1/4 कर देते तो वो 4k हो जाता। ये कैसे होता है, अभी तो रिवीजन कर रहे हैं। देखो अगर आपको इसका राज जाना ना यार हो कैसे रहा है ये, तो आप पूरा वीडियो देख लेना एलएलएम का, ईसरल की ऐप में जाके आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है यार। ब्यूटी है इसके अंदर एक बहुत बड़ी, है ना, मजा आएगा, ठीक है। अब चलो भैया की पॉइंट क्या है, की पॉइंट देख लेते हैं जरा।
If both end of spring are attached with inertial mass, then sudden change in length of spring is not possible. ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग में काम आता है कि अगर दोनों एंड स्प्रिंग के अटैच्ड हो इनर्शियल मास के साथ में तो सडन चेंज लेंथ में पॉसिबल नहीं है। जैसे भैया हमने ये एग्जांपल देखे हैं, ये 2 kg फिर ये 3 kg है ना, ये इनर्शियल मास से कनेक्टेड है, इनर्शिया इसमें भी, और यहाँ भी मास से कनेक्टेड है। अगर इसको हम काट देते ना, यहाँ से काट देते हैं तो सडनली इसमें चेंज पॉसिबल नहीं होगा और इसकी फोर्स तुरंत इसको काटने के बाद में, स्प्रिंग को काटने के बाद, ये यहां से स्ट्रिंग को काटा ना, तो इसमें सडन चेंज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अभी ये 50 kg को बराबर संभाल रही है, ये है ना 50 G को, मतलब 50 न्यूटन को संभाल रही है, 5 kg को संभाल रही है। ये उड़ा भी दी ना तो भी इसमें उतनी फोर्स खिंचाव उतना रहेगा जैसे 5 kg को संभाल रही है। फिर ये ऑसिलेशन में चल जाएगी, वो अलग बात है ना, समझ गए, ध्यान रखना है इसका। चलो अब अपन देखते हैं सूडो फोर्स। तो यार सूडो फोर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता है। अब हम एक अलग चीज में आएगा, सूडो फोर्स में सेकंड लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है, लेकिन लोगों को सेकंड लॉ की इक्वेशन यूज करनी होती है। तो उसकी इक्वेशन यूज करने के लिए हम एफबीडी में एक एडिशनल फैक्टर ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना, सूडो फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एनालिसिस का जुगाड़ है, जुगाड़ है ये। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशंस यूज करने का जुगाड़ है ये। तो हम एफबीडी में एक एडिशनल फैक्टर जोड़ देते हैं जिसे हम सूडो फोर्स बोलते हैं। सर कितना होता है ये फैक्टर? मैग्नीट्यूड होता है ma के बराबर, जहां पर m सिस्टम का मास होता है और a नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है। सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसको। और इंपॉर्टेंट बात, एग्जांपल में जाने से पहले, सूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये जुगाड़ है सिर्फ एक। सूडो फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो भाई जैसे देखो, सूडो फोर्स को समझते हैं, ये 5 kg का ब्लॉक है, ए देख रहा है और सी देख रहा है। सी खुद जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर हम ए के फ्रेम से एनालिसिस करेंगे तो बी का एक्सेलरेशन ए के फ्रेम से 0 हो गया, और सी के फ्रेम से एनालिसिस करेंगे तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यार ये सी आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बी बेचारा यहीं खड़ा हुआ है। तो सी देखेगा, ओबे यार बी तो जो है ना उधर जा रहा है, बी तो पीछे जा रहा है, सी को ऐसा लगेगा। तो बी का एक्सेलरेशन सी के फ्रेम में -3 हो गया। इस डायरेक्शन को अगर नेगेटिव ले तो -3 हो गया। तो यार अगर ए के फ्रेम में एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल और 5G ये दो फोर्स लगेगी, कोई सूडो फोर्स नहीं, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है, ये इनर्शियल फ्रेम है, ये महाराज नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसके फ्रेम में एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल और 5G तो लगेगी सही, सूडो फोर्स लग जाएगी पीछे की तरफ, जो इसका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट 5 × 3, इसका मास, सिस्टम का मास और इसका एक्सेलरेशन, सिस्टम का मास और इसका एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन। अब आप इससे एनालिसिस कर लो, न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगा दो। न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है, बस इक्वेशन लग रही है, ध्यान रखना। कोई पूछे सी के फ्रेम में न्यूटन लॉ होल्ड कर रहा है क्या, लपड़ मारना उसके, अबे नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इक्वेशन लगाने के लिए मैंने ये लगाया है बस, ये ठीक है ना, समझ गए। ये सूडो फोर्स हो गई, ऑसम, मजा आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट का रिवीजन करते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो इसका कहीं ना कहीं उसमें यूज आ ही जाता है जनरली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंस्ट्रेंट मोशन क्या? कंस्ट्रेंट मतलब मजबूरी। ये रस्सी से बंधे हुए हैं, इनकी मजबूरी है कि क्या मजबूरी है कि अगर ये 2 मीटर ऊपर जाएगा तो ये 2 मीटर नीचे जाएगा, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। कौन सी कंस्ट्रेंट है, किसकी मजबूरी? रस्सी के कारण से मजबूरी है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्यों आ रही है? क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, खींच नहीं सकती है ज्यादा, मतलब एक्सटेंड नहीं हो सकती, तो जितना ही नीचे लेके जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा। अब कंस्ट्रेंट मोशन को एनालिसिस करने के लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं। फॉर अ सिस्टम समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इक्वल टू 0, फिर टी डॉट वी इक्वल टू 0, फिर टी डॉट ए इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ भी रखा होगा। ये इक्वेशन तब लगती है ए आर कोलिनियर विद वी, वी और ए सेम कोलिनियर है, मतलब सेम लाइन में है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज। तो ठीक है, तो भैया सिग्मा टी डॉट एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू 0, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0, इन तीनों से हम
फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो भैया ये है 2 kg, ये है 3 kg, ये भाई साहब 2 मीटर नीचे गए, तो पूछ रहा है कि 2 वाला कितना ऊपर जाएगा, 2 वाला का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर 2 मीटर नीचे गया तो सर ये 2 नीचे तो ये 2 ऊपर। अबे जल्दीबाजी मत मचाना, जल्दीबाजी नहीं मचानी होती है कि सर ये 2 नीचे 2 ऊपर, नहीं भैया ये पुली का अलग खेल चल रहा है यहाँ पर। ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले टेंशन लिखो, यहाँ लिखो टेंशन टी, यहाँ लिखो टेंशन टी, यहाँ लिखो टेंशन टी, क्योंकि रस्सी एक ही है, टी टी 2T, क्योंकि ये तो मासलेस पुली है। तो इन महाराज के ऊपर लग रहा है 2T, इसका है 2 मीटर नीचे, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x ऊपर। इक्वेशन क्या पड़ी, समीशन ऑफ टी डॉट एक्स, डॉट प्रोडक्ट बचपन में पढ़ चुके हैं, इक्वल टू 0 करना है। ये इसके ऊपर लगाएं t ऊपर, t डॉट एक्स इसके लिए लगाएं t ऊपर x ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। अबे डॉट प्रोडक्ट होता है ना, a डॉट बी इक्वल टू ab cos थीटा, प्लस इसमें देखें 2t ऊपर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर नीचे, दोनों के बीच में एंगल एक ऊपर एक नीचे cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। तो भैया टी एक्स cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 2 4t cos 180 की वैल्यू माइनस, तो दिस इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज दैट टी एक्स इज इक्वल टू 4t। यार पूरा सॉल्व करा रहे हो नालायकों। तो x इक्वल टू 4 मीटर आ गया। तो ये महाराज जो है 4 मीटर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे 4 मीटर, इसको 2 मीटर नीचे खींचा तो ये 4 मीटर ऊपर जाएंगे। ऐसे कंस्ट्रेंट मोशन का खेल चलता है, ठीक है, समझ गए तीनों इक्वेशन, समीशन टी डॉट एक्स, टी डॉट बी, टी डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब जो है कंस्ट्रेंट मोशन को अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है यार। जैसे हमको इनको रेस्ट से रिलीज कर दिया, किसी ने बोल दिया भैया एक्सेलरेशन बताओ इनका कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहली स्टेप होती है कि एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में ले लो। हमें यहां से लग रहा है यार 4 kg नीचे जाएगा ऊपर जाएगा क्या जाएगा हमें पता नहीं, एक्सेलरेशन कुछ डायरेक्शन में ले लो। जैसे इसका A1 ले लिया, इसका A2 ले लिया, इसका ऊपर ले लिया, इसका नीचे ले लिया, हमें नहीं पता कौन किधर जाएगा, हमने एक रैंडम डायरेक्शन मान के ले लिया। इसका A1 नीचे, इसका A2 ऊपर ले लिया, पहली स्टेप हो गई। ये स्टेप फॉलो करोगे ना कभी गलती नहीं होगी कंस्ट्रेंट मोशन में। एफबीडी बनाओ हर ब्लॉक का, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लगाओ, जैसा स्टेप 1 में बन लिया है एक्सीलरेशन, वैसे एफबीडी बना के वैसे इक्वेशन लगा दो। जैसे इसका 3g नीचे, टेंशन ऊपर, तो इसकी इक्वेशन लगेगी 3g माइनस टेंशन इक्वल टू 3a1, क्योंकि a1 आपने नीचे माना है, तो 3g माइनस t इक्वल टू 3a1 आएगा। इसकी इसी तरह से इक्वेशन लगेगी, ठीक है। फिर अगली स्टेप क्या भाई, टेंशन मान ली हमने, ठीक है, सब कुछ हो गया, ये टी 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 ये 2t हो गया, सब कुछ हो जाएगा मामला। अगली इक्वेशन में अगली वो क्या है, स्टेप क्या है अगली, राइट कंस्ट्रेंट इक्वेशन। भैया 3g की एक इक्वेशन लिख दोगे आप, एक इक्वेशन आ गई, 4g की दूसरी इक्वेशन लिख दोगे, दूसरी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन तो आ गई। वेरिएबल कितने हैं, a1 a2 और t, तो भैया 2 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल्स, ठीक है। कैसे सॉल्व होगी, एक इक्वेशन और चाहिए। तो कभी भी आपको एक इक्वेशन की कमी पड़े ना, मतलब समझ जाना कि भैया टेंशन की वो कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन बच गई, तो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिख दो, वही सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0 वाली, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर a1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, देखो एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब जिधर आपने माना था उधर ही है। a1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब जिधर माना था उधर ही है, नीचे माना था तो नीचे ही है। नेगेटिव आ गई मतलब जिधर माना था उसके अपोजिट है। सेम विद a2, पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो जिधर माना था उधर है, नेगेटिव आ गई जिधर माना था उसके अपोजिट है। तीनों स्टेप फॉलो कर लेना, कभी गलती नहीं होगी कंस्ट्रेंट मोशन में, ठीक है। चलो अब जरा की पॉइंट देख लेते हैं इसका। कंस्ट्रेंट रिलेशन इन स्ट्रिंग विल आल्सो होल्ड फॉर स्ट्रिंग हैविंग मास प्रोवाइडेड इट इज इनएक्सटेंसिबल। अब बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर ये कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन जो है, ये कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, अगर स्ट्रिंग में मास हो गया तो भी लगेगी क्या, लग जाएगी। कंडीशन जो कंस्ट्रेंट मोशन के लिए होनी चाहिए वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। तो कई बार जे एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को टफ करने के लिए क्या करते हैं कि यार मास दे देंगे स्ट्रिंग में, अगर ऐसा हुआ तो, और फिर कुछ घुमाएंगे उसमें, तो यार उसमें ध्यान रखना अगर स्ट्रिंग में मास हुआ, इनएक्सटेंसिबल हुई अगर, तो भी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन तो लगी जाएगी यार।
एक्सटेंड नहीं हो सकती, तो जितना ये एंड नीचे जाएगा उतना ही तो ये एंड ऊपर जाएगा, लॉजिकल है, समझ गए, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाने के लिए कंडीशन, राइट। चलो तो भाई ये 2 मीटर जाएगा तो ये भी 2 मीटर ऊपर, ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो ये भी 2 मीटर ऊपर जाएगा, चाहे रस्सी में मास हो कि नहीं हो, बस ये इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। ऑसम। अब जो है लास्ट पार्ट हमारे रिवीजन वीडियो का जो है वेज कंस्ट्रेंट। तो यार एक बहुत प्यारे एग्जांपल से हम वेज कंस्ट्रेंट लेते हैं। वेज कंस्ट्रेंट क्या, जैसे ये एक वेज लगा हुआ है, इसके ऊपर एक रॉड है, इसको ऐसे ऐसे साइड में हिलने नहीं दे सकते, सिर्फ ऊपर नीचे जा सकती है, इनको छोड़ दिया अपन ने मान लो, है ना। तो ये वेज गया पीछे, ये आई नीचे, वापस देखो ये वेज गया पीछे, ये आई नीचे, पीछे नीचे, ठीक है ना। अब हमें v की वैल्यू बतानी है। अगर ये 15 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है तो ये कितने से नीचे आ रहा है, ये वेज कंस्ट्रेंट से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मंत्र जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल आर इक्वल। कॉमन नॉर्मल जो होती है, देखो दोनों की जो कॉमन नॉर्मल है, ये दोनों की जो कॉमन नॉर्मल है, इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इक्वल होंगे। तो इस v1 का जो कंपोनेंट है कॉमन नॉर्मल के अलोंग, ये जो कंपोनेंट आएगा कॉमन नॉर्मल के अलोंग, वो कंपोनेंट, मैं कलर बदल रहा हूं, वो कंपोनेंट v2 का कॉमन नॉर्मल के अलोंग के बराबर होगा। मतलब अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट बराबर होगा अगर ये कांटेक्ट में है तो। समझ गए सर? बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो बस कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट बराबर कर देना, ठीक है। तो भैया देखो हमने जो है आपका पूरा का पूरा एनएलएम बहुत जल्दी ही रिवाइज करवा दिया। तो इसको भाई अपने दोस्तों के साथ तो आपको शेयर करना है ही सही, और जब भी मन करे ना इस वीडियो को देख लेना, 2x पे देख लेना, 20-25 मिनट में पूरा एनएलएम रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मचा देंगे, फोड़ देंगे।